हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए टॉपिक और बेहतरीन ट्रिक के साथ आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा शिक्षक व सहायक शिक्षक सीजी टेट एवं सी टेट के लिए मैथ्स क्लास जो होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ही मैं आपको सॉल्व करने का नया नया तरीका और नया नया ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरों को शेयर करना ना भूलें। तो फिर चलिए बिना कोई देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, ये होगा आज का क्लास आपका क्लास नंबर 19। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेके क्लास 18 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको जरूर देखिए ताकि आपका शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, आज के क्लास में हम देखेंगे रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं और कोणों के प्रकार। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसी टॉपिक में लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यही टॉपिक आपका सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर अभी तक आपका इजी टॉपिक नहीं था तो ये आज के बाद आपका इजी टॉपिक हो जाएगा, आज का कंसेप्ट समझने के बाद। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर चलिए हम पहले एक एक पॉइंट को समझते जाते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है और बहुत ही इजी वाला पॉइंट है। सारे पॉइंट को आज हम एक एक करके समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी पॉइंट है, आप एक एक करके ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या होता है इसमें, जब अगर हम रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, किरण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कि ये होता क्या है। वैसे तो ये सारा चीज़ आपको पता ही होगा, लेकिन आज के क्लास में हम इसको आइए एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए, रेखा क्या होता है, तो रेखा जो है रेखाखंड से बनता है। ठीक है, देखिए अब रेखाखंड क्या होता है, एक निश्चित लंबाई की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक लंबाई है, इसका एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो एक निश्चित लंबाई होगा। ठीक है, इसका कोई एक निश्चित लंबाई होगा, उसी को हम रेखाखंड कहते हैं। अब देखिए, रेखाखंड से ही रेखा बनता है। ठीक है, ये आपका नाम वाला रेखा और किरण नहीं है, ये आपका टॉपिक का रेखा और किरण है। ठीक है, अब देखिए रेखाखंड तो आपको समझ में आ गया। अब रेखा क्या होता है दोस्तों, किसी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाखंड या फिर आकृति को हम रेखा कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो बिंदु है, मान लीजिए मैं कोई एक बिंदु ये मान लिया, ठीक है, कोई एक बिंदु यहाँ से मान लिया और कोई एक बिंदु यहाँ पे मान लिया, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखाखंड या फिर आकृति को हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। अब देखिए, रेखा में एक ये हमारे तीर का सिंबल है। अब तीर का जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, इसमें देखिए दोनों साइड तीर का सिंबल दिया हुआ है, ये आपका हो गया रेखा। ठीक है, अब देखिए इस तीर के सिंबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि इस लाइन को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तीर के सिंबल का मतलब है कि इस लाइन को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेखा। कोई भी दो पॉइंट, मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है, तो कोई भी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाखंड या फिर आकृति को हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। तो ये कोई भी दो बिंदु से होकर जाएगा और आपका वो दोनों बिंदु आपका कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, तो ये देखिए यही दोनों बिंदु से होकर, ठीक है, ये हमारा आकृति जाएगा, इसी को हम बोलेंगे रेखाखंड। और रेखाखंड के ये लास्ट में ये तीर का निशान लगता है। ठीक है, और ये तीर का निशान क्यों लगता है, तीर का मतलब होता है कि इस लाइन को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, किरण, रे। अब किरण क्या होता है, रेखाखंड के किसी एक बिंदु से रेखाखंड को एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो प्राप्त वक्र को किरण कहते हैं। अब देखिए, कोई भी एक बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ ए। ठीक है, अब ये हमारा जो ए बिंदु है ये जो है फिक्स रहेगा। अब उसके बाद क्या है, एक बिंदु हमारा है बी। अब क्या बोल रहा है कि कोई एक बिंदु से, ठीक है, कोई एक बिंदु से रेखाखंड को एक ही दिशा में बढ़ाया जाए। अब देखिए, कोई एक बिंदु से हम रेखाखंड को एक ही दिशा में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये एक ही दिशा में बढ़ते जा रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा किरण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
ए पॉइंट हमारा फिक्स है और बी में क्या लगा है, तीर का निशान लगा है, मतलब बी जो है, बी को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बी जो है ए बिंदु से निकल कर ये अनंत तक जा सकता है। तो ये हो गया रेखा और ये हो गया किरण। अब देखते हैं हम इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आपको पता होना चाहिए और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब देखिए रेखा के प्रकार, अब देखिए रेखा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहले हम इसको जान लेते हैं। तो देखिए पहले समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। अब समांतर रेखाएं क्या होती है दोस्तों, तो दो या दो से अधिक रेखाओं की बीच की दूरी जो है वो सदैव समान रहती है, तो ऐसी रेखाएं को हम समांतर रेखा कहते हैं। मतलब जो दो रेखा है, इन दोनों की बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो ये दोनों हो जाते हैं समांतर। मतलब एल समांतर होगा, समांतर को ये वाला सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एल समांतर होगा एम, एल समांतर होगा एम। अब देखिए आपने रेल का जो पटरी देखा होगा, ठीक है, रेल का पटरी कुछ इस प्रकार से होता है, तो रेल के पटरी को भी हम समांतर रेखा के रूप में मान सकते हैं। ये भी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं, ये बहुत ही आसान है। समांतर रेखा का मतलब क्या हो जाता है कि वे दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, चाहे हम उसको अनंत तक क्यों ना बढ़ा दें। ठीक है, वही हो जाता है हमारा पैरेलल लाइन। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब समांतर रेखाएं के बाद क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है दोस्तों, जो जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है दोस्तों, काटना। ठीक है, एक प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना, मतलब जो एक दूसरे को काटती हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, वे रेखाएं केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती हो। ठीक है, अब मान लीजिए एक रेखा ये हो गया, अब इसको कोई ये ऐसे ऐसे कई बार काट रहा है, तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसमें ये इसको मान लिया ए और ये बी तो किसी भी प्रकार से रेखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें है नहीं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कोई भी दो रेखा एक ही बिंदु को काटेगा। ठीक है, कोई भी दो रेखा एक ही बिंदु को काटेगा और जिस बिंदु को काट रहा है वो, उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु को काट रहा है उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, और उन दोनों रेखाओं को क्या बोलेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब देखिए रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद मतलब क्या हो जाता है, काटना। अब देखिए तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है लंब रेखाएं, मतलब परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को 90 के कोण पर प्रतिच्छेद करें तो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अब कोई दो रेखा है, देखिए यहाँ पास ए और बी एक रेखा है, अब उसके बाद क्या है, ओ और सी। ठीक है, ओ और सी एक रेखा है। अब क्या बोल रहा है कि कोई दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को 90 के कोण पर प्रतिच्छेद करें। अब ये क्या कर रहा है, देखिए 90 के कोण पर यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, 90 का एंगल बना रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। ठीक है, जो 90 का एंगल बनाते हो, तो देखिए मान लीजिए मैं इसको इस प्रकार से लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ए बी एक रेखा हो गया और सी डी एक रेखा हो गया। अब इसमें इसका प्रतिच्छेदी बिंदु कोई ओ, मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर लाइन कितना हो जाएगा, इसमें हमें दो परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगा। मतलब ए बी को ये जो सी है 90 अंश से काट रहा है इस साइड से। ठीक है, और अगर हम इसको नीचे से भी देखते हैं तो ये भी ए बी जो है वो ओ डी, ए बी को ओ डी ये भी 90 अंश से काट रहा है। ठीक है, तो देखिए लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइन को किससे डिनोट किया जाता है, इसको इस प्रकार से डिनोट किया जा सकता है। तो अब इसको हम और किस प्रकार से लिखेंगे, तो ए बी जो है इसको प्रतिच्छेद, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर मैं या फिर लिखना चाहूँ तो ये ओ सी हो जाएगा। ठीक है, या फिर ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ओ डी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है कि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को 90 के कोण पर प्रतिच्छेद करें तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये हो गया लंब रेखाएं। अब देखिए समांगी रेखाएं क्या कहलाती है, तो अब समांगी रेखाएं ये तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे तो वे रेखाएं समांगी रेखाएं कहलाती हैं। अब क्या बोल रहा है कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे। अब देखिए यहाँ पास ये एक ही बिंदु से सभी रेखाएं गुजर रही है और इस बिंदु को अगर मैं मान लेता हूँ ओ। ठीक है, तो देखिए ओ बिंदु से ये हमारा ए बी रेखा भी गुजर रहा है।
ठीक है, ये सी डी भी गुजर रहा है, ई एफ भी गुजर रहा है और जी एच भी गुजर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं रेखाओं को क्या बोलेंगे हम, समांगी रेखा बोलेंगे। अब देखिए अगला है तिर्यक रेखा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तिर्यक रेखा क्या होता है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक सरल समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटे तो उस रेखा को हम तिर्यक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है समांतर है, ए बी समांतर को हम ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। ए बी समांतर है सी डी के, और ए बी और सी डी दोनों रेखाओं को देखिए कोई अन्य रेखा ए मेन जो है वो प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब ये ए मेन जो है ए बी और सी डी दोनों को काट रहा है, ठीक है। तो यही ए मेन रेखा जो है इन दोनों के लिए तिर्यक रेखा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपके कई सारे कंसेप्ट बनते हैं। मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा और इसको मैं मान लेता हूँ फाई, ठीक है। ये हो गया आपका थीटा और ये हो गया फाई। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ये आपका एंगल थीटा और ये फाई दोनों हो जाते हैं बराबर, ठीक है। एंगल थीटा और ये फाई एंगल जो है दोनों हो जाते हैं बराबर। इसको हम आगे और देखेंगे। तो दोस्तों अभी हमने देखा रेखाओं के प्रकार। इसमें आपका इस चैप्टर में आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसमें आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बस कंसेप्ट है और वो भी बहुत ही इजी है और इन्हीं सब से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डरने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आराम आराम से समझिएगा और इसका क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आया था आपका सी जी टेट 2021 के पेपर 2 में, ठीक है। वैसे तो ये सिलेबस आपके पेपर 2 में ही है, मतलब शिक्षक भर्ती वालों के लिए है, ये वाला सिलेबस आपके सहायक शिक्षक के भर्ती में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इस टॉपिक को आप सभी पढ़िए, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सारा जो है आपके पीएससी, हॉस्टल वार्डन, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि तीन भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। अब क्या बोल रहा है कि तीन भिन्न बिंदुओं का, तीन अलग अलग बिंदुओं का, ठीक है, तीन अलग अलग बिंदुओं का उपयोग करके हम इसमें से कौन सी आकृति को नहीं बना सकते हैं। तो देखिए हम देखते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज जो है इसको हम तीन बिंदुओं का उपयोग करके बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने तीन बिंदु इस प्रकार से ले लिया कि क्या बोले इसमें तीन भिन्न बिंदु, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से कोई बिंदु ले लिया तो इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कोण। अब देखिए कोण का सिंबल क्या होता है, ये होता है। इससे आगे हम देखेंगे जब कोण के बारे में पढ़ेंगे तो कोण भी हम देखिए इसका तीन अलग अलग बिंदु से बन रहा है। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु ए हो गया। उसके बाद क्या दिया दोस्तों, शंकु। तो शंकु हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। शंकु हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें भी देखिए तीन बिंदु आ रहा है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, और इसमें चूंकि वृत्त है, ठीक है, इसमें जो है वृत्त होता है तो ये इसमें तो एक से अधिक बिंदु होंगे, ठीक है। अब इस क्या बोल रहा है कि इसमें से नहीं बनाई जा सकती, कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो सरल रेखा है ये केवल दो बिंदुओं से होकर बनता है, ठीक है। कोई दो बिंदुओं से होकर बनाई गई आकृति को हम रेखा कहते हैं, ठीक है। मतलब सरल रेखा क्या होता है, कोई दो बिंदुओं से होकर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा इसमें और ना ही इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा रेखा के बारे में, अब देखते हैं कोण के बारे में, ठीक है, एंगल के बारे में, क्योंकि रेखा और एंगल दोनों को मिला के क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम देख लेते हैं, पहले एंगल को एक एक करके समझ लेते हैं। अब देखिए कोण, एंगल। अब एंगल क्या होता है, इसको जनरली हम थीटा, फाई, ठीक है, अल्फा या फिर बीटा, इन सभी चीज़ों से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगल को आप थीटा से भी डिनोट कर सकते हो, फाई से भी कर सकते हो। अब देखिए एंगल क्या होता है दोस्तों, दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलते हैं तो कोण बनता है। जब दो रेखाओं को हम एक ही बिंदु पर मिला देते हैं, मान लीजिए एक रेखा ये हो गया, ठीक है, और एक रेखा ये हो गया। अब ये दोनों जो है एक बिंदु, ये बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, ठीक है, एक बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, तो यही बिंदु क्या हो जाएगा, इसका कोण हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कोण। इसको हम थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इसको हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर हमें एंगल को डिनोट करना हो, मान लीजिए एंगल ओ,
ठीक है। मान लीजिए हमें ओ को अगर डिनोट करना हो एंगल के रूप में, तो इसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा एंगल और ये हो जाएगा ओ, ठीक है। तो ये एंगल का सिंबल दोस्तों क्या हो जाता है, ये हो जाता है एंगल का सिंबल, ठीक है। इसी को बोलते हैं हिंदी में कोण, ये होता है कोण। अब देखिए इसका संकेतक क्या होता है दोस्तों, कोण जो है वो हमेशा अंश में बनता है। किसमें बनता है, अंश में इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखिए इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप आराम आराम से समझिएगा। सारे टाइप जो है बहुत ही आसान से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से आधे से ज़्यादा टाइप तो आपको पता भी होगा। अब देखिए हम एक एक करके समझते जाते हैं। आपको एंगल पता चल गया। अब देखिए इसमें एक होता है न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण क्या होता है दोस्तों, 90 अंश से कम वाली कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। मतलब जो भी कोण 90 अंश से कम होगा उसको हम कहेंगे न्यून कोण। अब देखिए न्यून कोण हमारा किस प्रकार से बनेगा, ये हो गया एक रेखा और ये हो गया दूसरा रेखा। तो न्यून कोण हमारा ये इस प्रकार से बनेगा, मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए। मतलब ये क्या हो रहा है, हमारा जो है थीटा जो है 90 अंश से कम हो रहा है, यही क्या होता है न्यून कोण। तो ये जो है आपका 90 अंश से छोटा कुछ भी हो सकता है, ये आपका 60 भी हो सकता है या फिर 30 भी हो सकता है, 45 46 कुछ भी हो सकता है, 90 अंश से छोटा होना चाहिए, यही होता है आपका न्यून कोण। तो हम एक एक करके सारे कोण को समझते जाएंगे। देखिए ये हमारा है कुछ इस प्रकार से रेखा। अब ये रेखा जो है यहाँ से ऐसे कोण बनाते जाएगा, पहले इस प्रकार से कोण बनाएगा, फिर इस प्रकार से कोण बनाएगा, फिर ये इस प्रकार से बनाएगा, फिर ये इस प्रकार से बनाएगा, उसके बाद ये पूरा एक वृत्त के रूप में बनेगा। तो आज हम सारे टाइप को पढ़ेंगे, तो ये आपका ये वृत्त के रूप में आएगा, ठीक है। मतलब हर एक टाइप को आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला न्यून कोण। न्यून कोण उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा क्या है, समकोण। समकोण बहुत ही आसान है। समकोण क्या होता है, 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं, मतलब 90 अंश का कोण होना चाहिए। अब 90 अंश का कोण किस प्रकार से बनेगा ये तो आपको पता ही होगा। देखिए ये हमारा हो जाता है 90 अंश, ठीक है, ये हो जाता है 90 अंश, ठीक है। मान लीजिए मैं ये ए बी एक रेखा ले लिया, इस पर कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा ओ सी है, ठीक है। तो ये ओ सी ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा, देखिए 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा समकोण, इसको बोलते हैं राइट एंगल। तो देखिए न्यून कोण में पहले एंगल कुछ इस प्रकार से था, मतलब 90 अंश से कम था, अब ये हो गया 90 अंश, ठीक है। अब देखिए अब ये इस साइड अगर आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक एक करके समझते जाते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए दोस्तों उसके बाद क्या हो जाता है, अधिक कोण, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है, न्यून कोण, न्यून मतलब क्या होता है कम, ठीक है। समकोण मतलब समान, किसके समान, 90 अंश को हम लेके हमेशा चलेंगे, ठीक है। 90 अंश को हम हमेशा लेके चलेंगे, तो समकोण मतलब 90 अंश के समान। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम। न्यून मतलब क्या होता है दोस्तों, कम। अब अधिक कोण नाम से ही जाहिर है, तो ये क्या होगा, 90 अंश से अधिक, ठीक है। नाम से ही जाहिर है, सारा कोण किसी चीज़ को किसी को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें किसी को भी हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको समझते जाइए। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम, और ये समकोण क्या होता है, मतलब 90 अंश के बराबर। और अधिक कोण क्या होता है दोस्तों, 90 अंश से अधिक। और 90 अंश से अधिक लेकिन कितना अधिक, तो 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से वो कम होना चाहिए, ठीक है। 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम होना चाहिए, वो हो जाता है हमारा अधिक कोण। अब मान लीजिए ये एक रेखा है, अब ये हमारा क्या होता है, ये अगर मैंने इसको सीधा बनाया तो ये होता है हमारा समकोण। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा ये 90 से बड़ा और ये 180 से छोटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 180 से छोटा, ये होता है अधिक कोण। अब इसी में देख लेते हैं हम सरल कोण, और ये सभी से इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका सरल कोण। ये हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट में सरल कोण का यूज होता है, ठीक है। देखिए अधिक कोण आपको समझ में आ गया, समकोण समझ में आ गया, न्यून कोण समझ में आ गया। अब सरल कोण क्या होता है दोस्तों, देखिए नाम में ही स्पष्ट है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा लाइन अगर एक मैं खींच देता हूँ तो यही हो जाएगा हमारा सरल कोण, मतलब ये स्ट्रेट एंगल। अब एक चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए छोटा छोटा पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। सरल कोण को ऋजु कोण भी कहा जाता है, ठीक है। सरल कोण को ऋजु कोण भी कहते हैं, ठीक है। अगर ऋजु कोण पूछ दे तो ये होता है आपका सरल कोण, ठीक है। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा,
तो देखिए हमारा ये सरल कोण स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो अगर मैं एक सीधा सीधा लाइन खींच दूँ दोस्तों, तो ये सीधा सीधा लाइन कितने एंगल का हो जाता है, ये अपने आप में कितने एंगल का हो जाता है, 180 अंश का होता है। मतलब वह कोण जो 180 अंश के बराबर है हो, वो होता है हमारा सरल कोण। अब देखिए आपने कभी ना कभी चांदा का यूज किया होगा, ठीक है। हमारा चांदा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। आपने कभी ना कभी चांदा का यूज किया होगा। ये चांदा कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए चांदा के ये टोटल जो लाइन होता है ये कितने का होता है, 180 अंश का होता है। चांदा मतलब अर्धवृत्त, ठीक है। चांदा का मतलब अर्धवृत्त, ये होता है 180 अंश का। अब इसके यहाँ पास एकदम सीधे में क्या रहता है, 90 अंश लिखा होता है, ठीक है। आप चांदा देखिएगा, सीधा में हमेशा 90 अंश लिखा रहेगा। ये 90 अंश सीधा में लिखा रहता है, मतलब ये कि ये क्या होता है, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ तो ये होता है हमारा समकोण बन जाता है। अगर मैं 90 अंश से इस साइड आऊँ, अगर मान लीजिए ये होता है, इसमें कभी भी देखना एक साइड 0 लिखा रहेगा और एक साइड 180, ठीक है। ठीक है, ये इधर भी 180 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 और इधर भी 180। इसका मतलब हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर इधर को अगर मैं 0 लेता हूँ, 180 अगर मैं इधर को लेता हूँ, तो 90 से अगर मैं इधर कम नीचे आते गया तो ये एंगल कम होते जाएगा, ठीक है। और ये 90 से अगर मैं आगे जाते गया तो एंगल बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चांदा से भी समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा सरल कोण। अब इसी को अगर मैं पूरा मिला दिया तो ये एक वृत्त के जैसे बन गया। ये एक वृत्त ही बनेगा, मतलब हमने दो चांदा को अगर हम मिला देंगे तो वो एक वृत्त एक सर्कल जैसे बन जाएगा। मतलब दो बार अगर मैं 180 और 180 अंश को जोड़ता हूँ दोस्तों, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 180 और 180 अंश को जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 360 अंश आ जाएगा। मतलब एक वृत्त हमेशा 360 अंश का होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सरल कोण स्ट्रेट एंगल। अब देखिए उसके बाद आता है बृहद कोण, ठीक है। बृहद कोण क्या होता है, सरल से जस्ट बड़ा होता है, ठीक है। हमने अभी क्या देखा था, ये एक सरल कोण के रूप में इसको हमने देखा था। ये हो गया हमारा एक सरल कोण। अब ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने न्यून कोण में क्या देखा था, पहले यहाँ तक था, उसके बाद समकोण में सीधा हो गया, सरल कोण में ये ऐसे ही हुआ। अब बृहद कोण में ये कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा बृहद कोण। मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो 180 से ज़्यादा रहेगा, लेकिन 360 से कम रहेगा। ये वाला हमारा हो जाएगा थीटा, ठीक है। थीटा जो है 180 से ज़्यादा रहेगा लेकिन 360 से कम रहेगा, वो हो जाएगा बृहद कोण। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये ऐसे घूम के यहाँ तक ये आ जाता है इसी पॉइंट में, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसे घूम के इसी पॉइंट में आ गया। मतलब वो एक वृत्त के रूप में संपूर्ण कर लिया, मतलब ये पूरा एक वृत्त के रूप में संपूर्ण कर लिया। तो ये हमारा लास्ट क्या हो जाता है, इसी में संपूर्ण कोण, ठीक है। उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो संपूर्ण कोण को हम कैसे बनाएंगे, ये हो जाता है हमारे एक वृत्त के रूप में, एक सर्कल के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 360 अंश हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था अगर हम दो चांदा को इस प्रकार जोड़ेंगे तो एक चांदा 180 अंश का होता है, दो को अगर हम जोड़ देंगे तो एक बन जाएगा एक सर्कल, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा चपटा बन रहा है। तो ये बन जाएगा एक सर्कल, और एक सर्कल कितने का होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से सभी पॉइंट शायद आपको पता भी होगा, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट आपका सिर्फ जानने के लिए है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। अब इसके बाद जो बता रहा हूँ क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अगला है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। अब आसन्न कोण क्या होता है दोस्तों, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष वेक्टर हो तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो ऐसे कोण को हम आसन्न कोण कहेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कोई दो कोणों का, देखिए यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, एक AOC क्या बन रहा है, कोण को हम ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण AOC, कोण AOC, ठीक है। और इसमें एक और कोण क्या बन रहा है, कोण देखिए COB, क्या बन रहा है, कोण COB, ठीक है। अब देखिए कई लोग पढ़ने में भी कईयों को कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको AOC पढ़ें या फिर OCA पढ़ें या फिर COA पढ़ें, ठीक है। तो आप देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको मैंने अभी किस रूप में लिखा, कोण AOC, ठीक है, AOC। अब जहाँ पर हमें एंगल का वैल्यू दिया होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एंगल का वैल्यू किसके सामने दिया है, O के सामने दिया है, उसको हम हमेशा लेते हैं बीच में, ठीक है। तो AOC का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल हमेशा O के सामने रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ इसको जो है आप पढ़ने में यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, कोण AOC और ये बन गया कोण COB। तो ये अब देखिए
इसके डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, ठीक है। अब देखिए ये दो कोण हमें मिल रहा है यहाँ से। अब ये हमारा एक कोण बन गया और ये वाला हमारा एक कोण बन गया। तो क्या बोल रहा है कि जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, अब इन दोनों का शीर्ष मतलब क्या होता है दोस्तों, तो शीर्ष मतलब वो जहाँ पर दो कोण मिलते हों उसी को बोला जाता है उसका शीर्ष। तो देखिए इसका शीर्ष पॉइंट क्या हो गया, ये हो जाएगा पॉइंट ओ, इसको बोलेंगे हम शीर्ष, ठीक है। तो जब दो कोण एक ही शीर्ष पर हो तो उसका उभयनिष्ठ भुजा जो होता है उसी कोण को हम बोलते हैं आसन्न कोण। मतलब कोण ए ओ सी और ये कोण सी ओ बी ये एक दूसरे के आसन्न कोण हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आसन्न कोण। अब इसके बाद देखते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाली आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। अब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अब देखिए नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको सारा चीज़ पहले कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको बोलते हैं दोस्तों, मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हो उसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जिस पॉइंट पर काटती हो उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या बोल रहा है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखिए एक रेखा में ये मिल गया, एक रेखा में ये मिल गया, ये हमें कुछ इस प्रकार से मिला है, ठीक है। मैं इसको एक बार और यहाँ पर बना लेता हूँ। तो क्या बोल रही है, ये देखिए एक दूसरे को आमने सामने से काट रही है, ठीक है। तो सॉरी आमने सामने से, देखिए बनने वाली आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आमने सामने का कोण, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये एक कोण यहाँ पर बन रहा है और ये एक कोण यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये देखिए अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, मतलब शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के समान होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अल्फा का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हो जाएगा, ये अल्फा भी हो जाएगा, मतलब अल्फा और ये अल्फा, कोण अल्फा और ये कोण अल्फा एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार यहाँ पर देखिए बीटा है, मतलब ये वाला कोण, इसको हमने क्या माना है बीटा, और ये वाला कोण, तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा, मतलब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार बराबर हो जाएंगे। मतलब देखिए कोण बीटा जो है ये बराबर हो जाएगा कोण बीटा के, ठीक है। मतलब दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसको इस प्रकार से भी लिखूं तो इसके अगर कटान बिंदु को मैं ओ से डिनोट करता हूं तो यहाँ पर देखिए बी ओ डी, कोण बी ओ डी, ठीक है, ये बराबर होगा, देखिए कोण बी ओ डी, ये वाला जो कोण ओ पॉइंट पे कौन सा कोण बन रहा है, ये अल्फा कोण बन रहा है, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा दोस्तों, देखिए कोण ए ओ सी, ठीक है, ये कोण ए ओ सी के बराबर होगा, ये कोण ए ओ सी के बराबर होगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, किसके अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, ठीक है। तो ये वाला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। और जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले ये वाला वीडियो देख के जरूर जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका बस छोटा छोटा कंसेप्ट है, आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अब देखिए इसी में अगला कोड क्या होता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अपना 9th नंबर है पूरक कोण, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसमें आता है पूरक कोण एक और एक आता है संपूरक कोण, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए दोस्तों पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, है ना, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब कोई भी कोण होगा, मान लीजिए मैं इसको डायग्राम से भी अगर आपको समझाऊं, ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया ए, ठीक है। अब इन दोनों को ये जो है डी जो है प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखिए इसमें से एक एंगल हो गया, मान लीजिए मैं इसको बीटा मान लेता हूँ और एक एंगल इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि जिन दो कोणों का योग, ठीक है, अगर हमें दो कोण के रूप में दिया हो तो उन दोनों कोणों का योग, मान लीजिए यहाँ पर ये एक कोण बीटा है और एक कोण अल्फा है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश के बराबर होना चाहिए, वही आपका हो जाएगा पूरक कोण। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है
कि बताइए कि आपका 30 अंश और 60 अंश पूरक कोण है कि नहीं है। तो इन दोनों का हम योग करके देखेंगे। दोनों का योग करने पे कितना मिल रहा है दोस्तों? 90 अंश मिल रहा है। तो ये दोनों कोण जो है पूरक कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। या फिर इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि 45 अंश का पूरक कोण क्या होगा। तो देखिए 45 में हम क्या जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो 45 में हम 45 ही जोड़ देंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 आ जाएगा। तो 45 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 45 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही दोनों टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए हमने देखा अभी पूरक कोण, अब देखते हैं समपूरक कोण क्या होता है। तो देखिए ये भी आपका बहुत ही आसान है। अब समपूरक कोण क्या होता है दोस्तों? पूरक कोण हमें पता है। देखिए आप एक को याद रखिएगा, पूरक और समपूरक। ठीक है, मान लीजिए दोनों भाई भाई हैं, तो आप एक भाई को याद रखिएगा, दूसरा अपने आप बन जाएगा। तो पूरक कोण क्या होगा दोस्तों कि दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। अब समपूरक कोण क्या होगा तो इसका क्या हो जाएगा? दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, दो कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो वो हो जाता है समपूरक कोण, और अगर दो कोणों का योग 90 होता है तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ये हमारा एक हो गया सरल कोण, इसमें कोई सा भी ये एंगल बन रहा है। मान लीजिए ये है हमारा बीटा और ये है अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण अल्फ़ा और ये बीटा दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए दोस्तों? ये दोनों को मिलाकर होना चाहिए 180 अंश। यही हो जाता है हमारा समपूरक कोण। अब देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से सबसे लास्ट टॉपिक है कोण से। ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या है दोस्तों? संगत कोण। कहीं ना कहीं मैं आपको जो कोण पर आप पढ़ा रहा हूँ, ये सारे चीज़ नाम से ही स्पष्ट होते हैं। अभी हमने जैसे पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण, तो मुख मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका सामने। तो आमने सामने की भुजा उसमें समान होना चाहिए, वो हो जाता है आपका शीर्षाभिमुख कोण, जो अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए दोस्तों संगत कोण। ठीक है, अब संगत कोण का मतलब क्या होता है कि उसका उसी के संगत, उसी के जैसा कोण कौन बन रहा है। अब इसको मैं पहले यहाँ से समझाता हूँ। मान लीजिए एक एक पॉइंट को समझेंगे आज। देखिए ये हमारा कोई दो रेखा है। ठीक है, जैसे ये ए बी रेखा है, इसी को मैं यहाँ पर मान लीजिए बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक रेखा हो गया ए बी और एक रेखा हो गया सी डी। ठीक है, अब इसको कोई लाइन जो है प्रतिच्छेद कर रही है, इस प्रकार से कर रही है। तो ये लाइन जो है इसको भी सेम एंगल से यहाँ पर जितना से प्रतिच्छेद करेगी। अब देखिए दो लाइन है ऐसे, अब इसको ये लाइन जो है इधर गया, फिर ये इधर, ऐसे तो प्रतिच्छेद करेगी नहीं। तो अगर ऐसे प्रतिच्छेद भी कर रही तो हम इसको लाइन मानेंगे नहीं। ये हमेशा सीधा सीधा प्रतिच्छेद करेगी। ये इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगी, या फिर ये जो है इस प्रकार से भी प्रतिच्छेद कर सकती है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें संगत कोण को हम कैसे समझेंगे। ये लाइन जो है मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ एम एन। तो देखिए संगत से स्पष्ट है, मतलब उसी के साथ का होना चाहिए। तो देखिए ये लाइन जो है ये सी डी को, और ये है ए बी। ठीक है, तो ए मेन लाइन सी डी को कहाँ पर से काट रही है दोस्तों? यहाँ से ये काट रही है, ये इतने एंगल पे काट रही है। ठीक है, और ये सेम इसको भी उसी एंगल से काटेगा, मतलब ये ए बी को सेम एंगल से काटेगा। मतलब ये हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जो है समान हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जो है ये समान हो जाएंगे। मतलब ये देखिए ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये पैरेलल लाइन को ही काट रहा है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में जो लाइन बनेगा ये दोनों एक दूसरे के समान हो जाएंगे, और ये ऊपर में जो लाइन बनेगा ये दोनों एक दूसरे के समान हो जाएंगे। यही कंसेप्ट इस साइड भी होगा। अब इसको हम देख लेते हैं ये वाला डायग्राम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए दिया है ये हमारा एंगल 2। ठीक है, ये दिया है एंगल 2। अब ये एंगल 2 किसके समान है? तो देखिए यही लाइन एक और किस रेखा को काट रहा है? देखिए यहाँ पर ए बी को काट रहा है, और यही ए मेन रेखा जो है वो सी डी को भी काट रहा है। तो कोण 2 के समान, मतलब कोण 2 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका ये हमारा इस प्रकार से बन रहा है, तो इसका संगत कौन है दोस्तों? इसी लाइन में देखिए ये वाला हमारा कोण जो है 6, ये एंगल 6 जो है इसी का संगत कोण बन रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के समान हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये
कोण 2 और ये कोण 6, ये दोनों एक दूसरे के समान हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला कोण अगर समान हो रहा है तो नीचे वाला भी नीचे वाला कोण भी समान होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका नीचे वाला कोण क्या है, कोण 3। ठीक है, ये कोण 3 जो है ये कोण 7 के समान होगा। ठीक है, ये कोण 7 के समान होगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप दो पैरेलल लाइन खींचिएगा और इसको आप प्रोटेक्टर की सहायता से सेम एंगल से लाइन को काटिएगा। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको आप सेम लाइन से काटिएगा। फिर आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को आप मिला के देखिएगा, दोनों एंगल बराबर ही आएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप ये नीचे वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल को काट के देखिएगा, ये दोनों एंगल समान आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और इसी को बोला जाता है दोस्तों संगत कोण। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एंगल 2 और ये हमारा कोण 2 और ये कोण 6 दोनों बराबर हो गए और ये हमारा कोण 3 और ये कोण 7 दोनों बराबर हो गए। अब इस साइड जो हुआ है ठीक उसी प्रकार ये हमारा लेफ्ट साइड भी हो जाएगा। तो देखिए इस साइड क्या हो रहा है, ये ऊपर में कौन कौन सा कोण बन रहा है, तो ये कोण 1। ठीक है, कोण 1। अब ये किसके बराबर होगा दोस्तों, इस लाइन के भी ऊपर में ये हो जाएगा कोण 5 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा कोण 5 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा ऊपर ऊपर बराबर हो रहा है तो अब नीचे नीचे भी बराबर होगा। तो देखिए नीचे में कौन सा कोण बन रहा है, तो ये नीचे में कौन सा कोण बन रहा है दोस्तों, कोण 4। ठीक है, नीचे में कौन सा कोण बन रहा है, कोण 4। ये जो ओ लिखा है वो इसका वो हो जाएगा, इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है, ये पी है। ठीक है, तो इस ओ और पी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब देखिए नीचे में एंगल कौन सा बन रहा है, कोण 4। अब ठीक इस लाइन के भी नीचे में कौन सा एंगल बन रहा है दोस्तों, कोण 8। ठीक है, तो ये एंगल जो है एक दूसरे के संगत कोण इस प्रकार से होंगे। ठीक है, फिर भी आपको अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था आप दो समांतर लाइन खींचिएगा और इसको आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एक लाइन इसमें आप इसको काटिएगा। ठीक है, फिर आप उसको मिला के देखिएगा, आपका ये कोण जो है हमेशा बराबर ही आएंगे और इसी को बोला जाता है दोस्तों संगत कोण। अब देखिए इसमें एक कोण और होता है आपका, इसको आप लिख लीजिएगा 12वां नंबर का। इसको बोला जाता है दोस्तों एकांतर कोण। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एकांतर कोण। ठीक है, इसको भी आप जान लीजिए। तो एकांतर कोण क्या होता है, ये आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये आपका ये एकांतर कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो थीटा है इसको मैं एक को मान लेता हूँ थीटा और एक को मान लेता हूँ दोस्तों फाई। तो एकांतर कोण के अनुसार ये आपका थीटा जो है वो फाई के बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, एक सरल रेखा पे बन रहा है और ये भी एक सरल रेखा पे बन रहा है। ठीक है, तो एकांतर कोण हम इससे भी समझ सकते हैं, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप एकांतर कोण यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये आपका संगत कोण और एकांतर कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है अब आपको वो ये कोण के सारे प्रकार एक एक करके सारा कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा, सारे प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं इसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 37 मिनट का वीडियो बन चुका है, अगर अभी तक आपने 37 मिनट पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देखा तो अब हम जितना क्वेश्चन करेंगे अब सभी क्वेश्चन को आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, मतलब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 55 का पूरा कोण क्या होगा, ये आपका सी टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पूरा कोण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई दो कोणों का योग। मान लीजिए एक कोण को मैं मान लेता हूँ अल्फा और एक कोण को मैं मान लेता हूँ दोस्तों बीटा। तो कोई दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, वही हो जाता है हमारा पूरा कोण। तो देखिए 55 का पूरा कोण क्या होगा दोस्तों, तो एक कोण हमें दिया है 55, तो ठीक है एक कोण हमें दिया है 55, एक कोण हमारा हो गया बीटा और ये हो गया 90। तो यहाँ पर देखिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 माइनस 55 कि कितना हो जाएगा 90 माइनस 55। तो मैं अगर बीटा बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 90 से अगर मैं 55 को माइनस करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 35 अंश। ठीक है, तो ये हमारा 55 का पूरा कोण क्या हो जाएगा 35 अंश। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, मतलब 55 का पूरा कोण क्या होगा तो आप इसको 90 से घटा दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 55 का अगर आपको संपूरक कोण पूछ दिया जाए तो आप इसको 180 से घटाएंगे और अगर इसका आपको पूरक कोण पूछ रहा है तो आप इसको 90 से घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपसे ही बनेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, x का मान ज्ञात करें यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है। अब देखिए हमें
ए ओ बी एक सरल रेखा के रूप में दिया गया है, ठीक है। ये हमारा सारा कोड के रूप में दिया है, तो यहीं से हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हमें हिंट के रूप में दे दिया है कोड ए ओ बी एक सरल रेखा है। अब हमारा सरल रेखा, मैंने आपको सारा पॉइंट क्लियर करा दिया है। सरल रेखा हमारा क्या कुछ इस प्रकार से बनता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब सरल रेखा दोस्तों कितने अंश का होता है, तो ये होता है 180 अंश का, ठीक है। सरल रेखा जो है 180 अंश का होता है, तो इसी में बोल रहा है ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा कितने अंश का होता है दोस्तों, 180 अंश का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितने दिया दोस्तों, एक्स क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू एक्स दिया है। अब उसके बाद यहाँ से ये वाला एंगल कितना दिया है, एक्स माइनस 3, ठीक है, एक्स माइनस 3। और उसके बाद यहाँ से ये पूरा एंगल कितना दिया है दोस्तों, तो ये दिया है 2x माइनस 5, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करता हूँ तो पहले यहाँ तक गया, ये एंगल हमें x दिया है, फिर यहाँ से मैं यहाँ तक आया, ठीक है। तो इसका एंगल हमें कितना दिया है, एक्स माइनस 3। अब यहाँ से मैं पूरा ये वाला पॉइंट ए तक आ गया, और ये एंगल हमें कितना दिया दोस्तों, 2x माइनस 5। मतलब मैं यहाँ से ही चलना स्टार्ट किया और पूरा यहाँ तक आ गया। और यहाँ से अगर मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, पूरा पॉइंट बी से अगर पॉइंट ए तक आ रहा हूँ, तो ये हमारा सरल रेखा के रूप में बन रहा है। मतलब इस पूरे एंगल का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 अंश हो जाएगा। और देखिए पूरे एंगल का मान, मतलब इन सभी एंगल को अगर मैं जोड़ देता हूँ, ये हो गया एक्स धन और ये हो गया एक्स माइनस 3 धन 2x माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, बराबर 180, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, आपको समझाने के लिए मैं इतना सारा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इसको विद इन सेकंड बना सकते हो। कोई इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ना ही इसमें कोई फॉर्मूला है, ठीक है। इस वाले चैप्टर में तो आपका कोई सा भी एक भी फॉर्मूला नहीं है, बस ये आपके समझने लायक है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सरल रेखा के हिसाब से क्या होता है, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। अब यहाँ से मुझे क्या करना है दोस्तों, एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया। तो देखिए यहाँ से अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ, तो देखिए एक्स धन 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 और ये 2 4, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों, 4x। अब देखिए उसके बाद माइनस 3 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, -8, बराबर कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 180। अब यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x के साथ जो भी वैल्यू है उसको हम बराबर की साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 180, 8 जो है इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 180 धन 8, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 188। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, तो 180 ये हो जाएगा 180 भागित 4। अगर मैं इसको कटा देता हूँ तो ये कितना आएगा, तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 188, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये 180 माइनस 8 को अगर मैं इधर पक्षांतर करता हूँ तो ये आ जाएगा +8 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कटेगा, ये हो गया हमारा 4 एकम 4, ये गया 4 चौक 16, और ये कितना गया दोस्तों, 4 दूने 8, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद 2 बचा, ठीक है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 28, तो ये हो जाएगा 4 सते 28। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 47 अंश, ठीक है। x का मान कितना आ गया, ये हो जाएगा 47 अंश, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान सा था, इसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, ये हमारा सरल रेखा के रूप में दिया हुआ है। और सरल रेखा हमारा कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो इन सभी कोणों को मैं जोड़ दिया और ये बराबर में 180 अंश करके ला लिया, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन मैं कहीं से खोज के नहीं लाया, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इतना आसान सा क्वेश्चन आपके देखिए शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया था। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है। ये आपका ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है, ठीक है, जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। यदि ए बी अनुपात 2:1 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 2:1, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब ए अनुपात बी का मतलब क्या हो जाता है, ए बटे बी बराबर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/1। अब मान लीजिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए बराबर कितना मान लेता हूँ दोस्तों, 2x, ठीक है, इसको x के रूप में मान लेता हूँ। और b बराबर मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 1x, मतलब ये क्या हो जाएगा, x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो सरल रेखा दिया है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सरल रेखा में मैंने आपको बताया था, ये पूरा सरल रेखा जो होता है ये 180 अंश का होता है,
ठीक है। तो ये पूरा सरल रेखा जो है ए से बी तक 180 अंश का हो जाएगा। अब ए से बी तक कौन कौन सा एंगल बढ़ रहा है, देखिए ये आपका एंगल ए और एंगल बी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, ये स्मॉल बी है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 अंश। और ये क्यों हुआ, सरल रेखा के कंसेप्ट से ये हमारा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास एंगल ए का मान कितना दिया है 2x, एंगल ए का मान कितना है 2x धन एंगल बी का मान कितना है दोस्तों x। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 180। अब देखिए यहाँ पास ये कितना हो गया 3x, 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 180। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 180/3। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 180/3। और 180 बटे अगर मैं 3 करता हूँ, यहाँ पर देखिए 180 बटे अगर 3 करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 छक्के 18 और ये 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों ये 60। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, x बराबर, तो देखिए x बराबर 60 हमारा आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है, a अनुपात b बराबर अगर 2:1 हो तो a का मान हमें ज्ञात करना है। और a का मान तो हमें पहले से ही पता चल गया है। तो a का मान क्या है, देखिए 2x है। अब x का मान हमें मिल गया, x बराबर कितना है 60 है। तो इसी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 60। ठीक है, ये हो गया 2 × 60। अगर 2 × 60 करता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 अंश। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 अंश हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितना आसान सा था ये, इसमें सरल रेखा का बस कंसेप्ट था और हमें बाकी जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हमने उसी प्रकार से किया और ये हमारा आंसर आ गया। मैंने आपको जो इसमें जो थ्योरी सेक्शन पढ़ाया वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस आपको वही कंसेप्ट को याद रखना है। फिर आपका चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, ये सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात नहीं है, आपका चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका पीएससी का हो या फिर हॉस्टल वार्डन का हो, सारे में यही कंसेप्ट लगेगा और सारे में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ इस प्रकार काटती है जैसे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये हमें चित्र में दिखाया गया है। तो x का मान क्या होगा, हमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको अभी थ्योरी सेक्शन में जो पढ़ाया वही सारा चीज़ इसमें कंसेप्ट वही लागू होगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि हमें 3 सरल रेखा दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक रेखा है ए बी, ये है एक रेखा ए बी, एक रेखा है सी डी और एक रेखा है ई एफ। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, वह इस प्रकार से काटते हैं कि इसका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है ओ है। ठीक है, तो इसी से हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा इस प्रकार से रेखा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये सारा चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर एक एंगल दिया है दोस्तों, ये कितना दिया है 5x। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण में। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, शीर्षाभिमुख कोण हमारा ये कुछ इस प्रकार से बनता है। जो एंगल ये होता है सेम एंगल ये भी होता है शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, और जो मान इसका होता है वही मान इसका भी होता है। मतलब आमने सामने, शीर्षाभिमुख मुख मतलब आपको क्या याद रखना है, उसका सामने। ठीक है, तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार बराबर हो जाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण इसमें भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5x है, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा दोस्तों 5x हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये वाला 5x है तो ये वाला भी 5x हो जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट हो गया। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट आपको इसमें क्या चीज़ पता चल रहा है, तो ये हमारा देखिए ए बी क्या है दोस्तों, ए बी एक क्या है, एक लाइन है। ठीक है, ए बी क्या है, एक लाइन है। ये क्या हो जाएगा आपका सरल कोण। और मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई भी सरल कोण हो ये कितने अंश का होता है, सरल कोण ये जो हो जाता है 180 अंश का होता है। ठीक है, अब मतलब ये ए से बी जितना भी कोण बन रहा है इन सभी का अगर हम योग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 180 अंश के बराबर। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बी से ए आता हूँ तो पहले क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पास 3x आ रहा है, पहले क्या आ रहा है 3x। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अब 3x के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 5x वाला एंगल आ रहा है, क्या आ रहा है 5x वाला एंगल आ रहा है। अब ये 5x हमें शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 5x से मैं ये पॉइंट ए तक आता हूँ तो हमें कौन सा मिल रहा है, ये क्वेश्चन में क्या दिया है 2x।
ठीक है, क्या दिया दोस्तों 2x, और इन सभी कोण का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 180 अंश हो जाएगा। ये हमारा सरल रेखा कोण के कंसेप्ट से होता है। ठीक है, देखिए कितना आसान सा है। ठीक है, ये हमारा सरल रेखा कोण दिया गया है, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों 180 अंश हो जाएगा। अब ये यहाँ से हमें x का वैल्यू, x का मान निकाल लेना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 3 8, और ये 8 और 2 10, मतलब ये हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखिए 180/10, 180/10, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर कितना आया 18। देखिए कितना आसान सा कैलकुलेशन था। ठीक है, कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत है। बस ये हमें शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, या आपका संगत कोण क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, एक दो बार इसको और पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इसमें कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका सीजी टेट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका पेपर 2 में है। ठीक है, ये आपके सहायक शिक्षक भर्ती के सिलेबस में नहीं है। अब देखिए हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है। बिल्कुल जो सारा कंसेप्ट बताया उसी को आपको फॉलो करना है, उसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती में जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उसी के बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। ठीक है, और कई सारे बच्चे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं और इसको छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। निम्न चित्र में फाई बराबर 5 थीटा, तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर फाई का वैल्यू 5 थीटा हो तो देखिए यहाँ पर फाई कहाँ है, ये दिया है हमें फाई, और फाई बराबर क्या दिया है दोस्तों क्वेश्चन में, फाई को इससे डिनोट करते हैं। फाई बराबर क्या दिया है 5 थीटा। ठीक है, फाई बराबर क्या दिया है दोस्तों 5 थीटा। अब देखिए इसमें भी वही कंसेप्ट यूज होगा हमारा कि ये किसके अनुसार दिख रहा है, हमारा शीर्षाभिमुख कोण के अनुरूप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ये वाला कोण क्या हो जाएगा थीटा। मैं अगर इसको यहाँ पर एक बार बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है ये थीटा, तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार ये क्या हो जाता है आमने सामने का कोण बराबर हो जाता है, मतलब ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला फाई है तो ये वाला एंगल भी हमारा फाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, और ये वाला फाई है तो ये वाला भी फाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो ओ दिया है ये इसका कटान बिंदु है। ठीक है, तो ये इस ओ पे आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ओ दिया रहता है, ये होता है हमेशा उसका कटान बिंदु। ठीक है, यहाँ पर ये ओ या फिर पी क्यू कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण के कंसेप्ट के हिसाब से ये आमने सामने का भुजा बराबर हो गया। अब इसमें क्या बोला है दोस्तों, हमें थीटा का मान निकालना है, फाई का मान हमें दिया है और थीटा का मान हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ये ए बी लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ, ए बी लाइन को अगर मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ, ये है ए और ये है बी। ठीक है, आप इसको भूल जाइए अभी, अब आप इस वाले को भूल जाइए। तो अगर मैं इस ए बी लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो इस पे क्या है हमारा, इसका देखिए प्रतिच्छेदी क्या है, ये है हमारा डी। ठीक है, ये वाला लाइन हमें कौन सा मिल रहा है डी, और ये वाला लाइन क्या है दोस्तों फाई, ये वाला लाइन क्या है फाई, और ये वाला लाइन क्या है आपका थीटा। अब देखिए ये हमारा सरल कोण के रूप में दिख रहा है, ए बी जो है हमारा सरल कोण के रूप में दिख रहा है। अब सरल कोण में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कोण के रूप में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कोण ए ओ डी। ठीक है, कोण या फिर कोण ए ओ बी क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण ए ओ बी, ये क्या है एक सरल कोण है। ठीक है, कोण ए ओ बी ये क्या है दोस्तों सरल कोण, और सरल कोण किसके बराबर होता है, ये होता है 180 अंश के बराबर होता है। अब देखिए सरल कोण अगर मैं पॉइंट ए से अगर बी तक जाना चाहूँ, ठीक है, पॉइंट ए से अगर बी तक जाना चाहूँ तो पहले क्या आएगा, देखिए फाई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों थीटा आ रहा है, मतलब फाई प्लस थीटा अगर करता हूँ तो कितना हो रहा है 180 अंश हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। अब देखिए फाई और थीटा को अगर मैंने जोड़ दिया तो ये हमारा आ गया 180 अंश, और फाई का वैल्यू हमें कितना दिया है 5 थीटा दिया गया है। ठीक है, तो ये फाई का वैल्यू मैं रख देता हूँ 5 थीटा प्लस थीटा।
तो ये कितना आ जाएगा 5 थीटा और ये थीटा को जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों, ये 180 पहले से हमें दिया गया है। अब देखिए 5 थीटा और ये थीटा को जोड़ता हूँ तो ये कितना आ गया 6 थीटा आ गया। ठीक है, इसके बराबर में कितना है 180। तो यहाँ से मैं अगर थीटा का वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180/6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा 6 कम 6 और ये 6 तिया 18 और ये 0 का 0। तो देखिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा और यही हमें पूछा गया है। थीटा का मान कितना है 30 अंश और यही हमें पूछा गया है। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसमें कोई सा भी ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है। पहले हमने शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट लगाया, फिर उसके बाद सरल कोण का कंसेप्ट लगाया। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर से आपका बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। मैं आपको बार बार बोलूँगा दोस्तों, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक में या फिर इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो आप उसी को अभी ज़्यादा टाइम दीजिए, उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, उसके हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या फिर अगर आप बोलोगे कि मैं जो है इंग्लिश में वीक हूँ और उसको आप छोड़ते ही जाओगे तो वो छूटते ही चले जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका जो है, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है जिसमें आप ज़्यादा वीक हो आप उसी को ज़्यादा फोकस कीजिए, उसी को आप ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में 1 से 21 मान के लिए ये हमारा L पैरेलल M होगा। ठीक है, ये हमारा किसका सिंबल होता है, पैरेलल का। तो L पैरेलल M होगा, मतलब ये इसको और क्या बोला जाता है दोस्तों, समांतर बोला जाता है। अब देखिए ये हमारा दिया है सिंबल। अब इसमें क्या बोला है, दी गई आकृति में 1 से 21 मान के लिए L जो है पैरेलल M होगा। अब इसमें क्या निकालना है, हमें X का मान निकालना है, मतलब ये L और M ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में भी अगर दिया नहीं होता तो ये सिंबल से ही क्लियर हो रहा है कि ये L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इस आकृति के लिए हमें क्या निकालना है दोस्तों, X का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ से हम X का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको मैं अगर यहाँ पर आपको मैं एक बार बना के समझा देता हूँ। ये हमारा L दिया है और ये दिया है M। ठीक है, और इसको कोई प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, अभी संगत कोण। ठीक है, संगत कोण मतलब समान कोण। तो ये हमारा यहाँ देखिए यहाँ पर कोई कोण बना है, तो ये इसी के समान और कौन सा होगा, तो ये देखिए ऊपर वाला बन रहा है, तो इसी के समान ये ऊपर वाला भी हो जाएगा। ठीक है, ये होगा संगत कोण के कंसेप्ट से। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा संगत कोण। ठीक है, संगत कोण से। ये सारा चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों संगत कोण से। ये ऊपर का जो एंगल, ये ऊपर के एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर मैं ये नीचे का एंगल लेना चाहूँ तो ये नीचे का एंगल और ये नीचे का एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार के इसके लेफ्ट साइड में भी बराबर होते हैं। तो देखिए संगत कोण के हिसाब से ये दोनों हमारा बराबर हो गया और इसका मान हमें दिया गया है। इसका मान कितना दिया है दोस्तों, ये हमारा दिया है 4x। तो ये वाला 4x है तो ये भी हमारा 4x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर 4x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये वाला भी हमारा 4x के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 4x है तो संगत कोण के अनुसार ये भी 4x हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा सरल रेखा का कंसेप्ट बन रहा है। अगर मैं इसी लाइन को ड्रॉ करता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पर इसी लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारा देखिए ये ऐसा है। अब यहाँ से मान लीजिए ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। अगर A से B में जाना चाहूँ तो पहले हमारा ये देखिए कहाँ तक गया, ये गया 4x तक। कहाँ तक गया दोस्तों, 4x तक। अब उसके बाद 4x के बाद कहाँ से गया ये 3x + 5 तक, 3x + 5 तक। तो ये हमारा ये क्या हो रहा है, एक सरल कोण के रूप में हमें दिख रहा है। अब सरल कोण का कंसेप्ट आपको मैंने बताया था। तो सरल कोण का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग मतलब ये हो जाएगा 4x + 3x + 5। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कराते चल रहा हूँ, आप एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। इसमें कोई तुक्केबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है और ना ही कोई ज़्यादा इसमें फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, इसमें बस छोटा छोटा कैलकुलेशन है, बस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा सरल कोण के रूप में दिख रहा है।
अब देखिए सरल कोण के कंसेप्ट से क्या होता है, ये मैंने 4x और ये 3x + 5 को जोड़ दिया, मतलब ये पूरा कोण हमें मिल जाएगा। अगर इन दोनों कोण को मैं जोड़ दिया तो ये पूरा कोण हमें मिल जाएगा, और ये पूरा कोण जो होता है सरल कोण होता है, और ये सरल कोण क्या होता है 180 अंश के बराबर होता है। अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ x का वैल्यू, और यही हमें पूछा है, ठीक है, यही हमें पूछा है। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा आंसर। तो देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट यही से इतना करके आप निकाल सकते हो, आपको ये सारा तामझाम समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको आराम से समझ जाइएगा, उससे भी ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये 4 और 3 7x हो गया, 7x हो गया बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस, ये देखिए इधर +5 है, ये इधर आके आ गया, इधर होके आ गया -5। तो ये 7x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 7x बराबर कितना हो गया 180 में अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 175, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 175/7, x बराबर क्या मिला हमें 175/7। इसको अब हम इसको अगर मैं कटा देता हूँ, ये हो गया 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 दूने 14, ये कितना बचा 3 बचा, और ये 7 7 पंचे 35। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया दोस्तों, ये मिल गया हमें 25, ठीक है। और यही हमें निकालना था। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25, ये भी आपका सीजी टेट 2017 पेपर 2 में पूछा गया है, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको सीजी टेट 2017 का क्वेश्चन सॉल्व कराया, सेम क्वेश्चन आपका सीजी टेट 2019 के पेपर 2 में भी दिया गया है। सेम क्वेश्चन कहने का मतलब सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें डाटा बस चेंज है, बाकी आपको करना वही है। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न चित्र में से यदि ए बी समांतर है सी डी के तब एक्स का मान ज्ञात करना है। मतलब ये ए बी समांतर है सी डी के, उस वाले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों आपका एल और एम समांतर था, ठीक है। तो ये दोनों समांतर है सी डी के, तो क्या बोल रहे हैं हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसमें भी देखिए वही कंसेप्ट लगेगा। पहले संगत कोण के अनुसार या तो मैं इसको मान लेता हूँ, ये वाला कोण हमारा 3x धन 10 के बराबर हो जाएगा, या फिर ये वाला कोण हमारा 2x के बराबर हो जाएगा। ये किससे होगा दोस्तों, संगत कोण से, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बनाया था, ठीक है। तो ये या तो आप इस वाले कोण को मान के चलिए, या फिर आप इस वाले कोण को मान कर चलिए, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला कोण हमारा 3x धन 10 है, तो इसको ही मैं मान लेता हूँ 3x धन 10, ये हमारा आ जाएगा संगत कोण से। अब ये देखिए हमारा एक लाइन जैसे बन गया, एक लाइन बन गया, और ये पूरा लाइन नहीं, मतलब ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा दोस्तों, तो पूरा एंगल हो जाता है 180 अंश का। तो इस पूरे एंगल को अगर मैं जोड़ता हूँ तो देखिए हो जाएगा 2x धन 3x धन 10, ठीक है, 2x धन 3x धन 10, अगर दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 180 अंश के बराबर, ठीक है। अब देखिए सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये 2 और ये 3 5x हो गया धन 10 बराबर ये आ गया आपका 180 अंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 10 को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 170। अब x बराबर क्या हो जाएगा 170/5। अब यहाँ से अगर मैं कटा देता हूँ 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 2 बचा, और ये 5 चौं 20। तो x बराबर हमें कितना मिल गया दोस्तों, x बराबर मिल गया हमें 34, ठीक है। x का मान कितना मिल गया 34, और यही हमें पूछा गया था। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराने का यही फ़ायदा है कि क्वेश्चन का जो है कंसेप्ट सेम कंसेप्ट से ही पे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कोई अलग लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना ही कोई बाहर से सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पूछेगा। वही कंसेप्ट आप जो डेली मैथ्स से पढ़ रहे हैं, वही कंसेप्ट आपका शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती दोनों में काम आएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप क्लास 1 से लेके सभी को अच्छे से ध्यान से नोट्स बना के पढ़िएगा। आपका मैथ्स जो है आप पूरा 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, तो कोण ए पी क्यू, कोण ए और ये कोण ए और ये पी और ये क्यू बराबर कितना दिया है दोस्तों 50 अंश, ठीक है। ये वाला कोण हमें वैल्यू इसका दिया हुआ है, तथा कोण पी आर डी, कोण पी आर डी ये हमें क्या दिया है 127 अंश दिया है। तो x तथा y का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कोण ए पी क्यू हमें कितना दिया है 50 अंश दिया है, और कोण पी आर डी ये हमें दिया है
127 अंश। मैंने आपको बताया था अगर आपको एंगल पढ़ना नहीं आता हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए, अगर ये हमें दिया भी नहीं होता तो यहाँ पर देखिए PRD, जो हमारा बीच में जो जो मान रहता है वह, ठीक है, उसी के सामने जो कोण होता है उसको हम लेते हैं। तो देखिए कोण PRD अगर बोला है तो R के सामने कौन सा मान है दोस्तों, R के सामने कितना है 127, तो कोण PRD बराबर हो जाएगा 127, ठीक है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। अब देखिए हमें पूछा है दोस्तों x का मान। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, ये अगर मैं इतना ही पॉइंट को लेता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को लेता हूँ, तो ये हमारा किस प्रकार से आकृति बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा किस कोण के अनुरूप है, ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण के अनुरूप है, ठीक है, एकांतर कोण। देखिए सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। देखिए एकांतर कोण में क्या होता है दोस्तों, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण हमारा 50 अंश है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण क्या दिया है देखिए x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश, और यही हमें पूछा गया था। देखिए कितना डायरेक्ट है, x का मान हमें क्या दिया है, देखिए x और y का मान, तो दोनों का मान हमें पूछा है। तो देखिए x बराबर 50 अंश, आप ऑप्शन से देखिएगा 50 किस में दिया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए से 50 दिया है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते थे बिना कोई कैलकुलेशन किए। अब मान लो दोस्तों यहाँ से आपको आंसर मिल गया, अब मान लो आपको यहाँ पर भी मान ले किसी एक और जगह में 50 दे दिया होता, ठीक है, मान ले x के मान दो जगह अगर 50-50 दे दिया होता, अगर हमें कोई कंडीशन में y का भी वैल्यू अगर फाइंड करना होता, मतलब इस वाले का मान अगर हमें निकालना होता, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ ताकि आपका कोई सा भी डाउट ना रहे। तो देखिए आप इसमें अगर आपने पूरा थ्योरी सेक्शन समझ लिया है तो ये वाला आपसे आसानी से बन जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू तो हमें मिल गया, अगर y का वैल्यू हमें निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप एक साइड से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए y है तो मैं इसी साइड से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इस साइड से हमें एक वैल्यू दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये वाला हमारा सरल रेखा के अनुसार ये वाला हमारा 127 अंश दिया हुआ है, और ये अगर मैं पूरा अंश को लेता हूँ, इस वाले एंगल को भी लेता हूँ, ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल को लेता हूँ, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 180 अंश का हो जाता है। सरल रेखा जो है 180 अंश का होता है। मतलब यहाँ पर देखिए अगर मैं इतना कहीं अगर मान निकालूंगा, इसी एंगल का अगर मैं मान निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 180 में मैं 127 को अगर घटा देता हूँ तो ये हमारा ये इतना एंगल का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरे का मान क्या होता है 180 होता है। इस पूरे से अगर मैं 127 को घटा दिया तो हमें इतना का मान मिल जाएगा। तो 180 में अगर मैं 127 अगर घटा देता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सॉरी ये हो जाएगा हमारा 53, ठीक है। मतलब ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 53 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल हमारा कितना बन गया 53, ये वाला एंगल हमें मिल गया x बराबर 50, और ये एंगल हमें निकालना है। अब ये देखिए दोस्तों ये हमारा एक पूरा त्रिभुज के जैसे दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा पूरा त्रिभुज के जैसे दिख रहा है, और ये एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग भी 180 अंश का होता है। अगर मैं इसके सभी कोणों को जोड़ देता हूँ तो देखिए x बराबर 50 धन ये वाला एंगल भी हमें मिल गया, ये एंगल कितना मिला 53 धन एक एंगल क्या है, ये है एक एंगल y जो हमें ज्ञात करना है। इन तीनों एंगल का योग कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है, ठीक है। इस तीनों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो ये मैं 50 और ये 53 को जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 3 5 5 10, ये हो गया 103 धन y बराबर 180। तो यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर 180 माइनस 103। अगर मैं 180 से 103 को माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7, और ये हो गया 7। तो y बराबर कितना मिला, y बराबर हमें मिला 77, ठीक है। तो ये हमें तो आंसर यहीं से मिल गया था डायरेक्ट देख के। अगर फिर भी अगर y का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो आप इस प्रकार से हर एक पॉइंट पे आपका कंसेप्ट जो है यूज होता है, आप इस प्रकार से y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका सीजी टेट 2017 में पूछा भी गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस चैप्टर से आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को याद रखना है जो मैंने आपको बताया था, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा तामझाम उसमें है नहीं, बस आसान सा है। उसमें से आधे से ज़्यादा आपने पहले तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है।
तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि एल पैरेलल है एम के, ठीक है, ये आपका एक एल होगा और एक एम होगा, मतलब ये एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, तथा पी पैरेलल है एन के, पी पैरेलल है एम के, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यू एस पी तथा आर का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्यू है, एस है, पी है और आर, इन सभी का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि सबसे आसान है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका मान कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं? इसका मान आप संगत कोण का जो कंसेप्ट है, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, वहाँ से आप इसका मान, सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो है आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर फिर भी आपका जो है बनेगा नहीं, तो मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूंगा। बहुत ही आसान है, बस आप इसको देख के निकाल सकते हो। बस अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप इसको देख के निकाल सकते हो, ठीक है, कि पी का वैल्यू, क्योंकि देखिए हमें एक वैल्यू हमें हिंट के तौर पे दिया है, एक वैल्यू हमें हिंट के तौर पे दिया है। ये वाला देखिए, ये लाइन के नीचे वाला का मान है, तो ये वाला मान भी हमारा बराबर होगा, ये मान हमारा बराबर होगा, तो ये मतलब इस साइड भी उसी प्रकार से बराबर होते जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्यू का मान ये 180 है, तो ये क्यू का मान भी इसी के बराबर हो जाएगा। एक हिंट, एक का आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा आप भी इसमें मेहनत कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक ज़्यादा करते नहीं हैं, ठीक है। और साथ ही दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, जिसको भी लगता है कि उसका मैथ से कमज़ोर है और वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उस तक आपका काम है, उस तक हमारा वीडियो पहुँचाइए। और इस पूरे क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई वीडियो का आपसे चार्ज लिया जाएगा, ना ही कोई नोट्स का आपसे चार्ज लिया जाएगा। आप सारा चीज़ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ जाके ज़रूर जुड़िए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए ट्रिक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।